स्वागत है आपका मेरे चैनल अकेडमी पे। आज हम एक वेल्स पोइट है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस की एक कविता है ए टाइगर इन द जू, एनसीईआरटी में चलती है। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। कविता की जो मेन थीम है ना, कविता की मेन थीम है कि फ्रीडम, स्वतंत्रता। कविता की मेन थीम है। एक टाइगर है, यहां पे वो कह रहा है कवि कि ही, डायरेक्ट कविता में बात करते हैं अपन। ही कौन? एक टाइगर है। ही एक टाइगर को कहता है। वैसे इट का प्रयोग करते हैं जानवरों के लिए, लेकिन यहां पे पर्सनिफिकेशन किया हुआ है। ही स्टाक्स इन ए विविड स्ट्राइप्स। ही कौन? टाइगर। स्टाक्स, स्टाक्स यानी वॉक्स। He stalks in his vivid stripes. विविड क्या है यहाँ पे? विविड है ब्राइट कलर। स्ट्राइप्स, उसके स्ट्राइप्स जो धारियां आती है ना, वो है। इससे हमें यह पता चलता है कि बिल्कुल जीवंत उसकी धारियां है। मींस वो टाइगर क्या है? वो अपनी यंग एज में है। ही इज नॉट ए ओल्ड एज, ही इज नॉट इन ओल्ड एज, वो अपनी यंग एज में है। और उसके विविड स्ट्राइप्स मतलब जीवंत ब्राइट बिल्कुल धारियां बनी हुई है। और वो ही टाइगर स्टाक्स चलता है। कहां चलता है? द फ्यू स्टेप इन हिज केज, अपने पिंजरे में। केज मीन्स पिंजरा, फ्यू स्टेप्स यानी कुछ कदम। कुछ कदम अपने पिंजरे में चलता है। कुछ कदम क्यों चलता है? क्योंकि पिंजरे की जो जगह है ना, वो है इतनी सी की। वो क्या है? कैप्टिविटी में है। वो किस में है? एक गुलामी में है। वो बंधा हुआ है, एक पिंजरे में है, गुलाम है वो। इसलिए वो कुछ कदम चलता है। किस पे चलता है? On pads of velvet quite. On pads of velvet quite. पेड्स होते हैं बेटा गद्दा। पेड्स कहते हैं गद्दे को, और वेलवेट होती है मखमल। मतलब टाइगर का जो पंजा है ना, पंजे के नीचे मखमली गद्दा है। उस गद्दे के ऊपर धीरे धीरे क्वाइट पीसफुली वो थोड़ी सी दूर चलता है। लेकिन वो किस में है? इन हिज क्वाइट रेज में है। वो किस में है? इन हिज क्वाइट यानी बिल्कुल नम्र, और रेज यानी गुस्सा। यहाँ पे एक वो भी है फिगर ऑफ स्पीच भी, जिसको हम ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। ऑक्सीमोरॉन यहाँ पे क्या है? ऑक्सीमोरॉन मतलब एक व्यक्ति गुस्से में नम्र कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति गुस्से में भी है और क्वाइट भी है। ये दोनों विरोधाभासी शब्द एक साथ आए हैं। लेकिन वो गुलाम है, वो पिंजरे में है। गुस्से में कर क्या सकता है? लेकिन गुस्से में वो शांत है। शांत है, लेकिन गुस्सा बहुत खतरनाक उस टाइगर को आया हुआ है। ये इसका पहला स्टेंजा है। ये कविता है जो अपने पहले स्टेंजे में ये बताती है कि एक टाइगर है, वो एक कैप्टिविटी में है, एक पिंजरे में बंद है। ये कविता वापस पिंजरे तक ही आती है। अब यहाँ पे कंपैरिजन है दूसरे स्टेंजा में, दूसरे किसी टाइगर का। अभी तो उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि यही टाइगर, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, ही शुड बी लर्किंग। यदि ये जंगल में होता ये टाइगर, तो इस समय लर्किंग इन शैडो, बिल्कुल घात लगाता। क्या लगाता? घात लगाता अपने शिकार के लिए, अपनी प्रे के लिए, अपनी प्रे के लिए। PREY प्रे यानी शिकार, और PRAY प्रे यानी बेटा प्रार्थना। तो ये टाइगर ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, बिल्कुल अंधेरे में लर्किंग, निकलता आराम से। स्लाइडिंग यानी धीरे धीरे, थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में से धीरे धीरे आता। ये कहां पे आता? नियर द वाटर होल, पानी के छेद के पास। पानी के छेद का मतलब है यहाँ पे पोंड के पास। कहा था? किसी पोंड के पास आता, क्योंकि पोंड के पास ही आते हैं दूसरे जानवर पानी वानी पीने। तो यहीं पे अपना शिकार वो करता। यदि ये जंगल में होता तो वेयर प्लम्प डियर, जहां कौन होते? प्लम्प यानी मोटे मोटे, मसल, मोटे मोटे मसल। डियर यानी हिरण, डियर यानी हिरण। इस जगह पर मोटे मोटे मांसल हिरण पास करते, मतलब निकलते। यदि वो ये टाइगर जंगल में होता तो इस समय क्या करता? घात लगाता, घास में से धीरे धीरे आता अपने वेलवेट के पंजों पर। और वहां पे कौन, वहां से कौन निकलते हैं? ये प्लम्प डियर, ये मोटे मोटे हिरण निकलते हैं। लेकिन वो नहीं है, क्योंकि वो किस में है? कैप्टिविटी में है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है लर्किंग का मतलब कि टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे, कि छुप करके अपने शिकार का
इंतजार करना क्या है, लर्किंग है, प्रे यानी शिकार। अब इसका तीसरा स्टेंजा है, तीसरे स्टेंजे में फिर ही किसके लिए, उसी टाइगर के लिए। ही शुड बी स्नॉर्लिंग, वो क्या करता, स्नॉर्लिंग। स्नॉर्लिंग का मतलब होता है गुर्राना, गुर्राता। अराउंड हाउसेज, कहां पर, घरों के आसपास। कहां, कौन से घरों के आसपास, जो घर कहां थे, कहां होते, एज, किनारा। किसके किनारे, जंगल के किनारे में। जंगल के किनारों पे जो गांव बसे हुए हैं उन घरों के ऊपर आकर के वो गुर्राता, वहां स्नॉर्लिंग करता है ना। बेरिंग हिज वाइट फेस, फैंग्स। बेरिंग का मतलब होता है अनवेल, मतलब ओपन, मतलब नग्न, नग्न मतलब किसी चीज को दिखाना। हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद फैंग्स यानी दांत होते हैं ना, उसके दांत टाइगर के लंबे लंबे वाले, वो दिखाता, अपने पंजे दिखाता। और क्या करता, टेरराइज करता। टेरराइज का मतलब आतंक, टेरराइज का मतलब धमकाता, टेरराइज का मतलब डराता। किनको, द विलेज को। द विलेज का मतलब यहाँ पे द विलेज किसके लिए स्टैंड करता है, विलेजर्स के लिए। किसके लिए स्टैंड करता है, विलेजर्स के लिए। तो सीधी सी बात है कि यदि वो जंगल में होता तो क्या करता, जंगल के किनारे पे जो बसे हुए गांव है, जंगल के किनारे पे जो बसे हुए घर हैं, उन घरों में रहने वाले जो विलेजर्स हैं, उन विलेजर्स को डराता, उनको उनके ऊपर गुर्राता। लेकिन वो तो क्या है, कैप्टिविटी में है, वो तो क्या है, गुलामी में है। यहाँ पे मीनिंग भी लिखे हैं मैंने, आप पढ़ लेना इनको। चौथा स्टेज आता है इसका। चौथा स्टेज में फिर कवि कहता है बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सील। का क्या है वो, बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वो तो लॉक में है भाई, ताले में है। ही इज कौन, टाइगर, किस में है, कॉन्क्रीट सील। कॉन्क्रीट सेल का मतलब कोशिका होती है, और कोशिका क्या होती है, ऐसा 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 एक पार्ट होता है बस, ऐसे बंद, ये कोशिका है। विज्ञान वाले बच्चों को पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है बीच में, एयर वोर एटसेट्रा, केंद्रक वगैरह जो भी है। तो वो भी क्या है, एक कोशिका में बंद है, एक छोटे से क्या है, छोटी सी जगह में बंद है। और वो जो सेल है ना, सेल का मतलब झोंपड़ी, बंद पिंजरा जो भी है, वो पिंजरा किसका बना हुआ है, कंक्रीट का। कंक्रीट का पिंजरा बना हुआ है, ईंटों का, सीमेंट का, इसमें बना हुआ है वो। देखो ये चित्र में भी दिखाया मैंने, इस प्रकार पिंजरे में बंद है वो। अब उसकी स्ट्रेंथ क्या है बेटा, उसकी ताकत, ताकत तो है उसमें, यंग है ना वो, लेकिन बिहाइंड ताकत किनके पीछे है, बार्स के पीछे। बार्स क्या होती है, ऐसे ऐसे बार्स, सरिये, लोहे के सरिये, जिसके पीछे कौन बैठा हुआ है, टाइगर। उसमें ताकत तो है, लेकिन उसकी ताकत क्या है, कैद है किनके बीच में, बार्स के बीच में, सरियों के बीच में। स्टॉकिंग द लेंथ, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने केवल केज, पिंजरे की जो लेंथ है ना, जो दूरी है, उसी में केवल हिलडुल सकता है। इसलिए वो क्या कर रहा है कि आने वाले विजिटर्स को, औकात है क्या यार टाइगर के सामने विजिटर आ जाए, लेकिन बेचारा क्या करे, विजिटर देख रहा है उसको और वो पिंजरे के पीछे बंद है। अब उनको देख करके करे क्या, वो उसकी ताकत वहां काम ही नहीं आती, इसलिए वो इग्नोर कर रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है देखने वालों को। जो चिड़ियाघर में जो टाइगर है ना, जो जू में, वो उनको उन पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसका अंतिम स्टेंजा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस। अब देखो किस प्रकार से ये उसकी मजबूरी दिखाई गई है। ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज, कब, रात को। किसकी सुनता है वो, द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त कर रही है ना चिड़ियाघर में कार्स, तो वहां के रक्षक हैं, चिड़ियाघर के जो गार्ड वगैरह है, उन कारों में जो पेट्रोलिंग कर रहे, गश्त कर रहे हैं, उनकी आवाज सुनता है। और फिर देखो कितनी शानदार तरीके से कवि ने कहा है, एंड स्टेयर्स, और घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, चमकीली तगड़ी वाली आंखों से घूरता है। किसको, किसको घूरता है, आसमान के ऊपर छाए हुए ब्रिलियंट स्टार्स को, चमकते हुए तारों को देख करके अपना टाइम पास करता है। ये एक कविता है, हमने बहुत सुंदर सी कविता पढ़ी जो फ्रीडम के महत्व को समझाती है। एक्सप्लेनेशन के बाद में हम चलते हैं पोइट के बारे में। देखो पोइट, इसका पोइट जो है ना, पोइट लेजली नॉरिस नाम का एक वेल्स पोइट है ना, वहां से ये आता है। और ये एक स्टोरी राइटर था। क्या था बेसिकली, लेजली नॉरिस क्या था, कहानियां सुनाने वाला व्यक्ति था, कहानियां लिखने वाला, छोटी छोटी कहानियां लिखता था। ही वॉज बोर्न इन मर्दिन टिफिल, ये प्रोनाउंसिएशन भी गजब की है, मर्दिन टिफिल, टिफिल, वेल्स में पैदा हुआ था ये 1921 में। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वेल्स राइटर, उसको कंसिडर्ड माना जाता है क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण वेल्स
देश का लेखक माना जाता है, और पोस्ट वार पोइट है ना, युद्ध के पोस्ट, युद्ध के बाद का पोइट माना जाता है। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड, उसके जो और जो उसने लिखे थे ना उनके नाम ये है, फाइंडिंग गोल्ड 1967 में, द लाउड विंडर 1967 में, स्लाइडिंग 1978 में, एंड द कलेक्टेड पोइम्स 1996 में उसने ये वर्क लिखे थे, और उसको अवार्ड भी मिला था। ही वाज अवार्डेड विथ चमली पोइट्री प्राइज, इसको क्या बोलेंगे, चमली पोइट्री प्राइज। ही डाइड इन अप्रैल 6, 2006 में वो खत्म हो गया था। अब देखिए बेटा इसके की पॉइंट्स, इस कविता के की पॉइंट्स, महत्वपूर्ण जो की पॉइंट्स है ना वो क्या है। पहला की पॉइंट है कि दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर व्हेन इट इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड व्हेन इट इज imprisoned in a zoo। दैट पोएम, ये कविता कंट्रास्ट दिखाती है। क्या दिखाती है, कंट्रास्ट दिखाती है, तुलना दिखाती है, मतलब विरोधाभास दिखाती है। क्या दिखाती है कि एक टाइगर, एक जो टाइगर है ना, व्हेन इट इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, मतलब एक तो अपने प्राकृतिक आवास में रहता, प्राकृतिक नेचुरल यानी प्राकृतिक हैबिटेट यानी आवास, नेचुरल आवास क्या है इसका, जंगल है, और एक क्या है इसका, ये दिखाती है एक ये बेचारा क्या है, कैद है जंगल में, उसमें चिड़ियाघर में, जू में, इन दोनों की स्थिति को दिखाती है। पहले दूसरी बात है, ऑन ए स्टारी नाइट द पोएट सी ए टाइगर इन ए जू। रात कैसी स्टारी है, तारों में सी रात है, तारे हैं रात में। द पोएट क्या देखता है, एक टाइगर को देखता है। कहाँ देखता है, जू में। जू में देख करके उसके मन में ये कल्पनाएं आती है कि देखिए टाइगर बेचारा तारों को देख रहा है केवल, और उसके पास कुछ है नहीं। उसके बाद में अगला की पॉइंट है, द टाइगर मूव स्लोली अप एंड डाउन इन हिज केज। टाइगर क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने पिंजरे में आता है, जाता है, वहीं घूम रहा है। और क्या है इसमें, टाइगर इज फुल ऑफ रेज, टाइगर में गुस्सा बहुत है, टाइगर बहुत गुस्से में है, बट इज क्वाइट इन हिज हेल्पलेसनेस, लेकिन क्या करे भाई, इसलिए क्वाइट है, विनम्र है। द पोइट इज मूव्ड टू पिटी फॉर द टाइगर, इसलिए कवि के मन में क्या आती है, दया आती है टाइगर के प्रति। इसके बाद में कवि अगला की पॉइंट क्या है, द पोइट सेज दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल। पोइट कहता है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए था, जंगल में होना चाहिए, बट सैडली द टाइगर इज लॉक्ड, लेकिन बड़े दुख की बात है कि टाइगर बंद है, लॉक्ड है, बिहाइंड बार्स, सरियों के पीछे, उस पिंजरे में बंद है, इन ए कंक्रीट सेल, एक ईंटों की बनी हुई सेल में, एक ईंटों की बनी हुई है मतलब सेल में, हट में। द टाइगर डज नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ द विजिटर्स। अगला की पॉइंट इसका ये है कि किसी भी विजिटर के ऊपर कोई नोटिस नहीं करता है टाइगर, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। टाइगर इज नो लॉन्गर फ्री टू मूव इन हिज नेचुरल हैबिटेट, और क्या है, टाइगर बहुत लंबे समय तक घूम नहीं सकता अपने प्राकृतिक आवास में, क्योंकि वो वहां पे है नहीं ना, इसलिए बंद है। अब देखो इस कविता की जो लिटरेरी डिवाइस है उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या है, ABCB है ना, जैसे केज, रेज है ना, तो ये ABCB, दिस इज द राइम स्कीम। पर्सनिफिकेशन मैंने बता दिया आपको, टाइगर इसमें पर्सोनिफाइड है। मानवीकरण किया गया बिकॉज द पोएट रेफर्स हिम एज ही, क्योंकि इसलिए तो उसको ही कहा गया ना। मेटाफर, इसमें मेटाफर का मतलब होता है किसी की तुलना करना। टाइगर्स पाज आर कंपेयर्ड विद वेलवेट, टाइगर के जो पंजे है ना उनका कंपैरिजन किससे किया गया है, वेलवेट से किया गया, मखमल से किया गया है। अगली जो लिटरेरी डिवाइस इसमें है एंजाममेंट्स है ना, मैंने बताया था पहले की कविताओं में भी कि कोई लाइन नेक्स्ट लाइन में विदाउट पंक्चुएशन मार्क किया है ना तो वो एंजाममेंट होता है। और फिर इमेजरी है, पोएट दिखाना चाह रहा है बिल्कुल अपनी कल्पना के द्वारा कि किस प्रकार एक टाइगर है, वो किस प्रकार घूम रहा है अपने पिंजरे में, यदि वो जंगल में होता तो किस प्रकार वो घात लगाता, वहां पे हिरणों को मारता, खाता, एटसेट्रा। जो भी एक प्रकार से इमेजरी बनाने की कोशिश की है, एक पढ़ने वाले व्यक्ति के दिमाग में एक चित्रात्मक जो क्वालिटी है ना वो आती है। उसके बाद में कॉन्सोनेंट्स और एजोनेंस, ये मैंने आपको पहले बताए भी थे। कॉन्सोनेंट, जब कोई कॉन्सोनेंट का यूज हो, जैसे ए साउंड है, स्टार्क, हिज, स्ट्राइप, ठीक है ना, तो ये सेम सा है। एजोनेंस यूज ऑफ द वोवल साउंड, जैसे आई इन हिज विविड स्ट्राइप, मतलब एक जगह उसका मीनिंग प्रोनाउंसिएशन अलग है, दूसरी जगह उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। जैसे ई का, आई का यहाँ पे वी, फिर आगे स्ट्राई, आई, और वैसे ही कॉन्सोनेंट्स में स्टार्क्स, हिज, स्ट्राइप्स, तो देखो पहला एस, हिज में एस, फिर स्ट्राइप, एलिट्रेशन भी बनता है।
फिर अंत का जो आपका ऑक्सीमोरॉन मैंने आपको सबसे पहले समझाया था, ऑक्सीमोरॉन ये होता है जब दो एडजेक्टिव अपोजिट हो मीनिंग में और वो एक साथ आए। यूज ऑफ एडजेक्टिव अपोजिट इन मीनिंग, जैसे क्वाइट, रेज। दोबारा देख लो इसको, क्योंकि ये जो है ना पहली बार आया है हाँ, हमारी क्लासेज में। तो मैंने कहा नम्र भी है और गुस्से में भी है। ये लाइक वो ऐसे ही है जैसे सैड हैप्पी, दुख में खुश, खुश कैसे हो सकता है व्यक्ति। ऐसे दो शब्द जो एक दूसरे के विरोधाभासी हो वो एक साथ आए, गुस्से में भी है और नम्र में भी है, नम्र भी है। तो ऐसे ऐसी पोइटिक स्टाइल को हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। समझता हूं मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कविता समझ में आई होगी। यदि कविता समझ में आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और कोई कमी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उसका सुधार किया जा सके। इसके अलावा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अकेडमी चैनल को, ताकि आगे की पोइम्स और आगे की जो भी लिटरेरी डिवाइसेज हैं, लिटरेरी वर्क्स हैं जो मैं डालूंगा आपको समय पे मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।